औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चैप्टर नेचर ऑफ़ द जीन को हमने स्टार्ट किया है और उसमें हम देख रहे हैं जो है आपका टॉपिक जीन प्रोटीन रिलेशनशिप्स। तो जीन प्रोटीन रिलेशनशिप्स के हवाले से कुछ वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आज हम आगे चलते हैं और फिर हमने डिटर्मिनिंग प्रोटीन सीक्वेंस तक हमने कर लिया था। ठीक है, कि किस तरह से हमने अपने प्रोटीन की सीक्वेंस को हम मालूम कर सकते हैं कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड किस सीक्वेंस से मौजूद हैं। आज हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीन म्यूटेशंस एंड अल्टर्ड प्रोटीन्स। क्या मतलब हुआ कि जीन में अगर म्यूटेशन आती है तो उसकी वजह से प्रोटीन भी अल्टर्ड यानी कि चेंज किस्म की प्रोड्यूस होती है। तो ये रिलेशनशिप जो है फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया था वर्नॉन इनग्रैम ने 1957 में। उसने स्टडी किया था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में भी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा, और फिर जो सिकल सेल एनीमिया वाले जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी उसको देखा था, उसके स्ट्रक्चर को भी देखा था। तो एज वी नो दैट कि हीमोग्लोबिन इज़ मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, 2 आइडेंटिकल चेन्स अल्फ़ा चेन्स की होती है जिसमें 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि 2 आइडेंटिकल आइडेंटिकल चेन्स होती हैं बीटा चेन्स की, जिसको हम बीटा चेन कहते हैं, और उसमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल। इनग्रैम ने कंपेयर किया था हीमोग्लोबिन ए यानी कि जो नॉर्मल पर्सन है उनका हीमोग्लोबिन, और उसको हीमोग्लोबिन एस से कंपेयर किया जो कि सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन था उसके साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो उसने क्या देखा, और उसने यूज़ किया था सेंगर टेक्निक मेथड। ठीक है, जो यही जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग हमने की थी सेंगर मेथड के ज़रिए से, उसी टेक्निक को उसने इस्तेमाल करते हुए देखा। और इनग्रैम ने जब फिंगरप्रिंट्स निकाले और हीमोग्लोबिन एस जो था वो हीमोग्लोबिन बी से डिफरेंट था। किस तरह से डिफरेंट था, सिर्फ और सिर्फ उसने देखा कि नंबर 6 पोजीशन पे जो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन था उसमें ग्लूटामिक एसिड जो था 6th पोजीशन पे वो इंसर्टेड था, जबकि जब उसने कंपेयर किया सिकल्स हीमोग्लोबिन एस के साथ तो उसमें इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया था वेलिन। तो इस सिंगल अमीनो एसिड की चेंज होने की वजह से क्या हो गया, हमारे पास टोटली हमारा जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो ये चेंज आप देख लीजिए कि किस तरह से कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास बाय कॉन्वेक्स शेप में होते हैं, सर्कुलर होते हैं, जबकि सिकल सेल जो होते हैं वो हमारे पास एस शेप में या सिकल शेप में या दरांती नुमा शेप में आपके पास नज़र आते हैं। ऐसे जो सिकल सेल एनीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनके हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अच्छा, और ये चेंज जो था हमारे पास बीटा चेन में 6 पोजीशन पे जो अमीनो एसिड था उसकी लोकेशन चेंज होने की, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन जब आ जाएगा तो फिर हमारे पास ये हीमोग्लोबिन एस जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से मतलब मालूम हुआ, नोटिस हुआ जो कि इनग्रैम ने अकॉम्प्लिश किया था कि अ जीन म्यूटेशन that had been well established through genetic studies was connected with an altered amino acid sequence in a patient। कि एक जो पेशेंट है उसमें जो हम अमीनो एसिड या हम प्रोटीन जब हम स्टडी करते हैं तो उस प्रोटीन में सिर्फ एक अमीनो एसिड की जो है चेंज की वजह से हमारे पास एक चेंज किस्म का की प्रोटीन बन जाती है, और इट लीड्स टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जीन डिटरमिन द स्पेसिफिक प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन स्पेसिफिक प्रोटीन, कि जीन ही हमारे पास डिटरमिन करता है स्पेसिफिक प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस को। अच्छा जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कोलिनियरिटी ऑफ द जीन एंड प्रोटीन। कोलिनियरिटी से क्या मुराद है, द रिलेशनशिप between the linear sequence of nucleic acid bases in the DNA of the gene and the sequence of the amino acid
इन द प्रोटीन इनकोडेड बाय द डीएनए। ठीक है, तो कोलिनियरिटी क्या चीज़ है कि रिलेशनशिप है जीन के अंदर जो हमारे पास लीनियर सीक्वेंस में जो उसके बेसिस मौजूद हैं उनका, और जो प्रोटीन के अंदर जो जो वो इनकोड करके अमीनो एसिड को जाके उधर इनकॉर्पोरेट करता है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कोलिनियरिटी कहते हैं। तो जीन और प्रोटीन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है कि हमारे पास एक मतलब जो जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का अमल अगर आपने पढ़ा हो प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उसमें हम यही देखते हैं कि जिस तरह से जो जिस जीन के अंदर अमीनो एसिड्स जीन के अंदर जो कोड्स की फॉर्म में मैसेंजर आरएनए में हमारे पास मैसेज आता है, उसको एज इट इज़ ट्रांसलेट किया जाता है। और ट्रांसलेट करता है कौन? वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए को पढ़ने के लिए जो है वो राइबोसोम के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और इस तरह से वो रीड आउट हो जाता है, और ट्रांसफ़र आरएनए जो है उसके मुताबिक उसके अमीनो एसिड को लाके उधर डाउनलोड करता जाता है। तो इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो मतलब ये हुआ कि जीन में जिस तरह की सीक्वेंस में अमीनो बेसिस मौजूद होंगी, उसी के मुताबिक, उसके ऑर्डर के मुताबिक ही प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स की जो है डाउनलोडिंग होगी, और एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। और देखा गया कि जब जीन के अंदर अगर चेंज आ जाती है, जीन के अंदर अगर म्यूटेशन आती है, तो वो जो चीज़ है रिफ्लेक्ट करती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी, मतलब एक अल्टर्ड प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो चार्ल्स यूनिफेस्की फर्स्ट ये साइंटिस्ट था जिसने रिलेशनशिप बिटवीन अल्टर्ड जीन एंड अल्टर्ड प्रोटीन को स्टडी किया था। ठीक है, और उसने किस में स्टडी किया था? एक एंजाइम ई कोलाई जिसमें ट्रिप्टोफेन सिंथेटेज एंजाइम को स्टडी किया था ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। दिस एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ द इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट इनटू ट्रिप्टोफेन। ठीक है, एंजाइम का फंक्शन क्या था कि ये इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट को ट्रिप्टोफेन में कन्वर्ट करता है। टू जीन्स ट्रिप्टोफेन ए एंड ट्रिप्टोफेन बी, ये दो जीन्स के नाम है ट्रिप्टोफेन ए और ट्रिप्टोफेन बी, ई कोलाई के अंदर कंट्रोल द एंजाइम। ये दो जीन जो हैं वो ट्रिप्टोफेन सिंथेटेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। ईच जीन कंट्रोल्स अ सेपरेट पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये जीन जो है ये भी एक सेपरेट पॉलीपेप्टाइड को प्रोड्यूस करेगा, ये एक अलग पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोड्यूस करेगा। आफ्टर द ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रोड्यूस, ट्रिप्टोफेन ए जीन जो है उससे जब ए प्रोटीन प्रोड्यूस होगी ट्रिप्टोफेन ए, और ट्रिप्टोफेन बी जो है वो ट्रिप्टोफेन बी पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोड्यूस करेगा। दे कंबाइन टू फॉर्म द एक्टिव एंजाइम। तो ये आपस में फिर आपको पता नहीं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से वो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और एक प्रॉपर एंजाइम बन जाता है, और उसमें उसका एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होते हैं। Unifiski analyzed mutation in the tryptophan A gene which resulted in the alteration of the tryptophan synthetase A subunit। फिर इस साइंटिस्ट ने ट्रिप्टोफेन ए जीन में म्यूटेशन देखी, और उस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, ट्रिप्टोफेन सिंथेटेज ए जो सब यूनिट था इस प्रोटीन का, उसमें चेंजेस आ गई। ही ऑर्डर द म्यूटेशन बाय P1 ट्रांसडक्शन, P1 फेज 1 ट्रांसडक्शन में जो हम देखते हैं कि जीन मल्टीपल जीन्स की कॉपीज़ प्रोड्यूस होती हैं, तो ट्रांसडक्शन एक मेथड है, उसके ज़रिए से उसने किया था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी फिगर। जी स्टूडेंट, तो ये ट्रांसडक्शन की आपको मैंने डायग्राम दिखा रही हूँ किस तरह से फेज वायरस जो है वो बैक्टीरियम के अंदर अपना जो जीन है वो इंट्रोड्यूस करता है, और फिर उसको जो है इस बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड है उसमें वो जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और सेवरल उसकी कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, और इस तरह से हमारे पास जो है इस रिक्वायर्ड जीन की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। तो ये जो है हमारे पास ट्रांसडक्शन, तो इस तरह से जो ये साइंटिस्ट था इसने ट्रांसडक्शन के ज़रिए से इस अल्टर जीन की बहुत सारी कॉपीज़ की। अच्छा जी, तो ट्रांसडक्शन के ज़रिए से उसने प्रोड्यूस किया डिटेल जीन मैप, और उसने इस जीन का मैप, मतलब मेन मकसद उसका ये था कि जीन मैपिंग करनी थी कि
इस जीन में किस किस तरह से हमारे जो बेसिस हैं वो किस किस सीक्वेंस में प्लेस्ड हुए हैं. And he also determined the amino acid sequence of each respective altered tryptophan synthesis. और फिर उसने जो amino acid था, amino acid tryptophan A जो सब यूनिट था, उसकी भी उसने सीक्वेंसिंग की सेंगर मेथड के ज़रिए से. ठीक है, जो हम ऑलरेडी प्रोटीन सीक्वेंसिंग में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. और फिर उसके बाद क्या किया, हिज रिजल्ट्स वर सिमिलर टू इनग्राम फॉर हीमोग्लोबिन. जैसे कि इनग्राम ने पीछे हीमोग्लोबिन में देखा कि एक अमीनो एसिड की चेंज की वजह से जो है वो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन एस में, सिकल सेल में. तो उसी तरह की रिजल्ट उसने देखी. ईच म्यूटेंट हैड अ डिफेक्टिव polypeptide associated with a specific amino acid substitution at a specific point. ठीक है, हर म्यूटेंट में उसने देखा कि हैड अ डिफेक्टिव पॉलीपेप्टाइड एसोसिएटेड, कि हर म्यूटेशन में उसने देखा कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड की जो वो है जो सब यूनिट्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं वो चेंज स्पेसिफिक पॉइंट्स पे वो चेंज हैं. अच्छा जी, ही फाउंड एन एग्जैक्ट मैच बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ द म्यूटेशनल साइट्स इन द जीन मैप ऑफ ट्रिप्टोफेन ए जीन एंड द लोकेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग अल्टर्ड अमीनो एसिड्स इन द ए पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, उसने एग्जैक्ट देखा कि ट्रिप्टोफेन ए जीन के अंदर जहाँ जहाँ जीन मैप के अंदर उसने जो बेस था उसमें चेंज देखा, उसी तरह से बिल्कुल उसकी कोरस्पॉन्डिंगली जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसमें भी अमीनो एसिड जो है वो उसमें चेंजेस आ गई थी. द फर्दर अपार्ट टू म्यूटेशनल साइट्स वर इन मैप यूनिट्स, द मोर अमीनो एसिड्स देयर वर बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन इन द पॉलीपेप्टाइड. के दो जो म्यूटेशनल साइट्स थी, दो स्पेसिफिक, उनके दरमियान फिर काफ़ी चेंजेस थी. मतलब टू म्यूटेशन साइट्स वर इन मैप यूनिट्स द मोर ये दो मुख्तलिफ म्यूटेशन साइट्स के दरमियान जो थे काफ़ी सारे अमीनो एसिड थे, उनमें तब्दीली आ गई थी. अच्छा जी, सो इधर हम फिगर 12.16 देखते हैं कि जैसे कि ये है कि हमारे पास ये जीन है जिसमें म्यूटेशन साइट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4. ठीक है, ये 4 साइट्स हैं यहाँ पे. अगर म्यूटेशन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे अगर ये म्यूटेशन नहीं है तो वाइल्ड टाइप हमारे पास जो प्रोटीन बनेगी वो बनेगी टायरोसिन, यूसिन, अब ये मुझे नहीं पता कौन इसकी किसकी एब्रीवेशन, ये एक और अमीनो एसिड है और ये ग्लाइसिन की. ठीक है, तो ये इनकी अपनी अपनी लोकेशन है. अगर म्यूटेशन इस साइट पे है, नंबर 1 जीन में है, तो फिर इंस्टेड ऑफ टायरोसिन सिस्टीन जो है वो जाके वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है. अगर सेकंड साइट पे म्यूटेशन है तो फिर इसकी वजह से जो है, मतलब यहाँ पे अगर जीन में म्यूटेशन है तो हमारे पास अमीनो एसिड जो बनता है उसमें भी ल्यूसीन की जगह वो आर्जिनिन आ जाता है. इस तरह से अगर 3 नंबर साइट पे हमारे पास म्यूटेशन है तो फिर वहाँ पर भी इंस्टेड ऑफ दिस स्पेसिफिक अमीनो एसिड चेंज अमीनो एसिड जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है. अगर 4th नंबर पे है तो फिर यहाँ पर ग्लाइसिन की जगह आर्जिनिन जो हो जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से उसने देखा कि अगर प्रोटीन जीन के अंदर एक सिंगल बेस में चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारे पास म्यूटेंट जो पॉलीपेप्टाइड है वो प्रोड्यूस हो जाती है. और इस तरह से साइंटिस्ट ने डिमॉन्स्ट्रेटेड कोलिनियरिटी, the correspondence between the linear sequence of the gene and that of the polypeptide के रिलेशनशिप है, कॉरस्पॉन्डिंग है, कोरिलेशन मौजूद है लीनियर सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर और उसका पॉलीपेप्टाइड जीन के लीनियर सीक्वेंस में और पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस में. कि जैसे कि हमारे पास ये जीन है, ठीक है, और जो है हमारे पास इन मुख्तलिफ साइट्स पे इस पे वो आ गया, हमारे पास क्या कहते हैं चेंज आ गया, म्यूटेशंस आ गई. तो ये म्यूटेशन जो है वो फिर हमारे पास प्रोटीन के अंदर भी उसी स्पेसिफिक साइट पे भी हमारे पास जो है अमीनो एसिड्स में भी अल्ट्रेशन आ जाती है, चेंजेस आ जाती हैं. तो ये हमें
पता चल गया कि द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन अ जीन डिटरमिन द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये रिलेशनशिप हमें और स्ट्रांगली मालूम हो गया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स जीन के अंदर उनका जो लीनियर सीक्वेंस है वो जो है डिटरमिन करता है हमारे पास प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के लीनियर सीक्वेंस को। ओके स्टूडेंट्स, आगे जब हमारे पास हमने ये देख लिया कि जीन और प्रोटीन का रिलेशनशिप ऐसा है कि मतलब जो जीन के अंदर उसका लीनियर सीक्वेंस है बेसिस का, उसी के मुताबिक जो है हमारे पास अमाइनो एसिड जाके प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकॉर्पोरेट होंगे। अगर म्यूटेशन आ गई, चेंज आ गया, तो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी चेंज डिफरेंस या अल्ट्रेशन आ जाएगी। अच्छा, अब हमने कहा है कि हमारे पास बहुत जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन है। तो एंजाइम जो हैं वो क्या है, फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट किस्म के। तो जो फंक्शनल एंजाइम्स हैं, हम जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात नहीं करें, फंक्शनल जो एंजाइम है जो उनकी हम बात करते हैं, जो फंक्शनल एंजाइम्स हैं, तो उसमें हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन, उसमें हमारे पास एंजाइम जाते हैं। तो एंजाइम्स आपको पता है कि उसका डिफरेंट बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, ये जो आप येलो उसमें देख रहे हैं, तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास ये रेड अच्छा, एक और चीज़ ये भी आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर जो एंजाइम जो है उसके अंदर हमारे पास एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट वो होता है कि जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है और उसके बाद जाके प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आपने स्पेसिफिक की लॉक वो देखा है, हमने मॉडल पढ़ा कि उसमें हमारे पास एंजाइम के ऊपर उसकी एक्टिव साइट्स होती हैं, और इसमें अगर इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, तो सबस्ट्रेट अगर के मुताबिक हो तो फिर सबस्ट्रेट उसमें जाके फिट हो जाता है, और सबस्ट्रेट जब उसमें फिट हो जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये जब बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो फिर एंजाइम विल स्टार्ट इट्स फंक्शन। और ये एक सिंथेटिस टाइप की एंजाइम है, तो क्या कर रही है, ये इन दो सबयूनिट्स को आपस में मिला के एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर पूरा एंजाइम जो है हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम ये बात है कि हमारे पास यहाँ से आप देखें कि ये फिगर में हमारे पास जो मैंने अभी आपको ये फिगर दिखाई है 12.19 डायग्राम द जनरल कॉन्सेप्ट that there are two basic types of the reaction performed by the enzyme: the breakdown of the substrate into simpler products as shown in 12.19, and the synthesis of the complex product from one or more simpler subunits। ठीक है, सबस्ट्रेट कि इसमें ये दिखाया गया कि दो सिंपलर सबस्ट्रेट थे और उन पे एंजाइम ने फंक्शन किया और उसको एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। Much of the globular structure of the enzyme is non-reactive material that simply supports the active site। बहुत सारा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में आप ये अमाइनो एसिड्स देख रही हैं, ये हमारे पास नॉन रिएक्टिव मटेरियल है, ये जो कि सिंपली इस एक्टिव साइट, ये हमारे पास ये एक्टिव साइट है। ठीक है, सपोज ये एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट को सिर्फ वो सपोर्ट करता है और बाकी ये उसके फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सो वी माइट एक्सपेक्ट दैट अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सबस्ट्रक्चर would have little effect, whereas very specific amino acids would be required for the part of the enzyme molecule that gives the precise shape to the active site। क्या मतलब हो इसका, यानी कि हमारे पास जो नॉन रिएक्टिव मटेरियल है उनमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए उनमें अगर चेंज आ जाए तो वो इतना इफेक्ट एंजाइम के फंक्शन को पे असरअंदाज नहीं होता। मेन चीज़ जो एक्टिव साइट्स पे जो अमाइनो एसिड्स हैं, अगर उसमें चेंज आ जाती है, खुदा ना खास्ता उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है, तो इट विल लीड्स टूवर्ड द अल्ट्रेशन इन द एंजाइम फंक्शन, वो एंजाइम के फंक्शन को चेंज कर देगा। हैंस द पॉसिबिलिटी अराइजेज दैट अ फंक्शनल एंजाइम डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ यूनिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर द एंटायर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि फंक्शनल एंजाइम डज नॉट always require a unique amino acid sequence for the entire polypeptide। पूरे entire polypeptide में हमारे पास
अच्छा, तो मतलब अमीनो एसिड जो है इंटायर पॉलीपेप्टाइड जो फंक्शनल एंजाइम्स हैं उसमें इंटायर पॉलीपेप्टाइड के लिए यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ दिस हैज़ प्रूव टू बी द केस इन नंबर ऑफ सिस्टम. न्यूमरस पोजीशंस इन अ पॉलीपेप्टाइड कैन बी फिल्ड बाय सेवरल अल्टरनेटिव अमीनो एसिड्स एंड द एंजाइम फंक्शन इज़ रिटेन्ड. कि अगर बाकी जो नॉन रिएक्टिव जो पार्ट है इस ग्लोब्यूल का, उसमें अगर चेंज किस्म की अमीनो एसिड आ भी गई है तो वो फंक्शन एंजाइम जो है वो एंजाइम अपना फंक्शन रिटेन रखता है. बट एट सर्टन अदर पोजीशंस इन द पॉलीपेप्टाइड ओनली द वाइल्ड टाइप अमीनो एसिड विल प्रिजर्व एक्टिविटी. लेकिन जो हमारे पास सर्टन पोजीशंस हैं जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड टाइप की अमीनो एसिड यानी कि जो नॉर्मल अमीनो एसिड है वही अगर होगा तो हमारा जो फंक्शन है या एंजाइम है वो अपना एक्टिविटी को प्रिजर्व कर सकता है. इन ऑल लाइकलीहुड द अमीनो एसिड्स फ्रॉम क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट्स. ठीक है, तो उसको हम ये एक्टिव साइट पे जो अमीनो एसिड्स हैं वही उसी में अगर चेंज आ गया तो फिर हमारे पास अमीनो एसिड एंजाइम का फंक्शन जो है वो अपना लॉस कर सकता है. कर सकते हैं क्या, यकीनन फिर वो लॉस कर जाता है. तो इस अमीनो एसिड के अंदर ये जो आपको रेड कलर में दिखाया गया है ये हमारे पास वो क्रिटिकल अमीनो एसिड्स हैं जो कि अगर इनमें अगर चेंज आ गई तो फिर जो है हमारा एक्टिव साइट की जो शेप है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और जो है वो एंजाइम अपना फंक्शन लॉस कर जाएगा. ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से जीन में चेंज आया तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आया. प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जाके वहाँ पे अटैच नहीं होगा, वो फंक्शन अपना लूज़ कर जाएगा. ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल फंक्शन की कि जीन्स एंड द सेलुलर मेटाबॉलिज्म. कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म जैसे अपने बायोकेम 2 के अपने कोर्सेज़ में डिफरेंट पाथवेज़ पढ़ी हैं. किसी भी पाथवे को आप उठा के देख लें, उसमें आपने देखा कि हर पाथवे में हमारे पास क्या होता है कि एक जो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो मल्टीपल रिएक्शन से पास होता हुआ आखिर में जाके प्रोडक्ट में या अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, अपने जो भी इसका प्रोडक्ट होता है एंड प्रोडक्ट. तो हर स्टेप में आपने देखा होगा कि हर स्टेप में स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम विल परफॉर्म इट्स फंक्शन. ठीक है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए एक किस्म का, फिर इस जो हमारा वो है क्या कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में ये जो सबस्ट्रेट इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मतलब इंटर कन्वर्जन हो रही है एक प्रोडक्ट की दूसरी में, दूसरे की तीसरे में, तीसरे की चौथे में और एंड में जाके हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन जाता है. तो हर स्टेप में आप देख लें कि एक स्पेसिफिक एंजाइम है. इस एंजाइम को कौन बना रहा है, जीन बना रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम जीन लिख देते हैं. जीन जो है वो इस एंजाइम को, इस प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है. अगर इस जीन में चेंज आ गई तो ये हमारे पास ये प्रोटीन सही तरह से नहीं बनेगी, ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है, तो ये कन्वर्जन नहीं होगी. और इंस्टेड ऑफ जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन है वो फिनाइल एलानिन में कन्वर्ट होगा. फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होगा. अगर यहाँ पे ये फिनाइल एलानिन हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम नहीं है, सही फंक्शनल नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन इन इट्स जीन, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगी और बजाय ये कि फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो बल्कि कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में. और फिनाइल पायरुविक एसिड जब बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में प्रोड्यूस हो जाता है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU जो डिजीज़ है उसको प्रोड्यूस कर लेता है. तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है यानी कि हमारे पास अगर जीन में फ़र्क आएगा, एंजाइम में फ़र्क आएगा, एंजाइम में फ़र्क आएगा तो हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म हो रही है तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी और हर स्टेप पे कहीं भी अगर ब्लॉक आ गया तो वो इट विल लीड्स टुवर्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज़, उससे डिजीज़ कॉज होगी. सो दिस वाज स्टूडेंट ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड प्रोटीन. ठीक है, जीन और प्रोटीन रिलेशनशिप था. आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच.